नेक्स्ट सर्विस की तरफ चलते हैं। नाम क्या है? हेल्थ केयर सर्विसेज। नाम से बड़ा अच्छा सा लग रहा है कि ये सर्विस तो एग्जाम होनी ही चाहिए, इसमें कोई पॉइंट है ऐसा कि एग्जाम नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसा लग रहा हो जैसे कि एजुकेशन में हमने देखा कि भैया प्राइवेट कोचिंग वगैरह देते हैं तो उसको एग्जाम नहीं करना चाहिए, तो फायदा कर रहे हैं, अपना पैसा कमा रहे हैं, तो इन पे टैक्स लगना चाहिए। पर हेल्थ केयर सर्विस के अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट लगेगा जिसके अंदर टैक्स लगना चाहिए? नहीं। हेल्थ केयर सर्विसेज में जनरली क्या है कि मोस्टली सारे पॉइंट्स इसके अंदर ऐसे ही जिसपे नहीं लगेगा, उन पॉइंट्स को बताया गया है। लगेगा किसी के ऊपर ऐसा कोई पॉइंट यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया, ठीक है। जनरली यहाँ पे क्या है कि जो हॉस्पिटल सर्विसेज दे रही है वो हेल्थ केयर होती है। पैरामेडिक्स होते हैं कुछ, कौन होते हैं? जनरली फिजियोथेरेपी वगैरह करते हैं या हेल्प टाइप की चीजें करते हैं, आपकी एक्सरसाइज कराने में हेल्प करते हैं, इस टाइप के जो लोग होते हैं वो भी सर्विसेज देते हैं। वो भी क्या होते हैं? आपके एग्जेम्प्ट। उसके अलावा कुछ ब्लड बैंक वगैरह की सर्विसेज होती है, वो भी क्या होती है? एग्जेम्प्ट। उसके बाद एम्बुलेंस की सर्विस होती है जो कि क्या है? एंसिलरी। ऑब्वियस सी बात है, पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो लेके जाएगा, हॉस्पिटल लेके जाएगा, तो वो ऐसा तो नहीं है कि वो लाइफ केयर सर्विस से अलग है, हेल्थ केयर सर्विस से अलग है। नहीं, हेल्थ केयर सर्विस का ही पार्ट है, एंसिलरी है। मेन क्या है? हेल्थ केयर। इलाज करना है तभी तो यहां से वहां लेके जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि यहां से वहां ले जाने का हमारा काम है, इलाज नहीं करते हम, तो वो तो अलग हो जाएगा। लेकिन हम यहां से वहां लेके जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे फिर उसका इलाज हो पाएगा, ठीक है। तो मेन फोकस अगेन किस पे है? प्रिंसिपल वर्ड क्या है हमारा? हेल्थ केयर सर्विसेज है। उसके साथ साथ एंसिलरी उसको एम्बुलेंस की सर्विस दी जा रही है, ठीक है। फिर इसके अंदर भी डीप बातें आएंगी कि हॉस्पिटल्स के अंदर भी कैंटीन होते हैं, कैंटीन खुद भी चलाए जाते हैं, कैंटीन आउटसोर्स भी किया जाता है। डॉक्टर्स को फीस दी जाती है। हॉस्पिटल क्या करते हैं? आपसे 10,000 रुपए ले लिया, आप बीमार थे, आपसे 10,000 रुपए लिए, जिस डॉक्टर ने इलाज किया उसको दे दिया 7,000 रुपए, 30,000 रुपए खुद रख लिया। ऐसा होता है हॉस्पिटल, ऐसे तो चलते हैं ना कि डॉक्टर्स को सारे पैसे तो मिल नहीं जाते, हॉस्पिटल अपनी भी जो सर्विस दे रहा है आपको उसके भी तो पैसे लेता है ना, एकोमोडेशन की सर्विस दे रहा है और भी आपको अदर की सर्विस दे रहा है, उसके पैसे लेता है। तो उसके इसमें क्या होना चाहिए? 7,000 छूट होनी चाहिए या 10,000 पूरी छूट होनी चाहिए। तो इस टाइप के इफ और बट वाली चीजें चलेंगी। बाकी मोटा सिंपल है कि सारी छूट होगी यार, मुझसे क्या, हॉस्पिटल भी तो काम इसी के लिए कर रहा है ना, तो हॉस्पिटल की पे टैक्स थोड़ा लगा दोगे, वो भी तो क्या दे रहा है? हेल्थ केयर सर्विसेज दे रहा है, एडिशनल है, लेकिन है तो क्या? हेल्थ केयर ही, तो वो भी क्या हो जाएगा आपका? एग्जेम्प्ट ही हो जाएगा। तो मोटा कुछ खास नहीं, सिंपल सा है कि भैया जितने भी नेक व्यक्ति, डॉक्टर हो, हॉस्पिटल हो, नर्सेज वगैरह हो, वो जो सर्विसेज देती है किसी की जान को बचाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, बचाने के लिए, उसकी बीमारी को दूर करने के लिए, उसकी किसी भी तरह से इन सेंस में मदद की जाती है, तो वो सारा क्या है आपका? एग्जेम्प्ट। अलॉन्ग विद दैट आपका ट्रांसपोर्टेशन मतलब एम्बुलेंस होगा, वो भी एग्जेम्प्ट है। अलॉन्ग विद दैट जो ब्लड बैंक वगैरह चले जाते हैं वो भी एग्जेम्प्ट हो गए। फिर साथ में खाना पीना भी वगैरह जो मिलता है आपको हॉस्पिटल के अंदर, वो भी क्या है? एग्जेम्प्ट, क्योंकि वो एंसिलरी सर्विस का पार्ट है, ठीक है। बस वो आउटसोर्स नहीं होना चाहिए। अगर आउटसोर्स हो जाएगा तो हमने देखा था स्कूल एजुकेशन के अंदर भी क्या देखा कि आउटसोर्स होता है तब तो टैक्सेबल लग जाता है, क्योंकि आउटसोर्स में फिर वो आपका खुद का नहीं है, फिर तो बाहर से आ रहा है। और तो उसमें कंडीशन देखिए 3 लोगों पे नहीं लगेगा, बाकी पे लगेगा, 2 पे नहीं लगेगा, मतलब प्री स्कूल और एचएससी पे नहीं लगेगा, लेकिन बाकी पे लगेगा। लेकिन इसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, अगर आपने आउटसोर्स कर दिया कैंटीन की फैसिलिटी तो फिर वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, वो तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गया। लेकिन अगर आप खुद से प्रोवाइड कर रहे हो तो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। इस टाइप की बातें हैं। देखते हैं एंट्री नंबर 46, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है सर्विसेज बाय अ वेटरनरी क्लिनिक इन रिलेशन टू हेल्थ केयर ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स। तो देखो हम तो इंसान की बात कर रहे थे, ये जानवरों को भी एग्जेम्प्ट कर, उनकी मतलब अगर कोई ख्याल रख रहा है तो ऑल्दो इसके ऊपर आपको एनालिसिस नहीं मिलेगी, क्योंकि इंसान को अपने आप से फुर्सत नहीं है, वो जानवर की कहां सोचे। तो एनालिसिस के अंदर आपको जनरली आपको 74 और 73 की बातें दिखेगी, 46 के ऊपर कोई डीप एनालिसिस नहीं है। मोटा आपको समझ जाना है कि भैया ख्याल रखा जा रहा है एनिमल्स और बर्ड्स का हेल्थ केयर के सेंस में, तो वो क्या है आपका? एग्जेम्प्ट, ठीक। अगला, सर्विस बाय वे ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज बाय अ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट का जनरली मतलब क्या होता है? हॉस्पिटल। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट तो एक तरीके से हॉस्पिटल तो हो गया, क्लिनिक भी हो सकता है, हॉस्पिटल भी हो सकता है, मतलब ऐसा कोई भी एस्टेब्लिशमेंट जो इस टाइप की चीजों में इन्वॉल्व है, तो ब्रॉड सेंस में आप हॉस्पिटल कह सकते हो उसको। आगे, एन ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब कि हॉस्पिटल नहीं है, अपनी क्लिनिक अपने घर में बैठ के इलाज कर रहा है, कर सकता है। जो ऑथराइज, अरे क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है ना। जो ऑथराइज प्रैक्टिशनर होते हैं वो तो घर से भी काम कर सकते हैं ना, घर पे भी क्लिनिक खोल सकते हैं अपनी, उनके पास लाइसेंस है प्रैक्टिस करने का, डिग्री ले रखी है, उसके सेंस पे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें भी वो एक्सपर्टीज है उनकी। और तीसरा क्या है आपका? पैरामेडिक्स। ये कौन होते हैं? जो मैंने आपको बताया, जो जनरली आपके फिजियोथेरेपी वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं, या इस टाइप के और जो एंसिलरी वर्क में आपका साथ देते हैं, वो हुए आपके पैरामेडिक्स। तो ये लोग जो आपको हेल्थ केयर की सर्विस देंगे, ये तीनों लोग, वो क्या है आपका? एग्जेम्प्ट। आगे, सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट इन एन एम्बुलेंस अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन ए अबव। ए अबव के अंदर भी, यहां पे भी, इस वाले चीज के अंदर भी आपको जो ये क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, ये भी आपको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी देते हैं, वो तो है ही एग्जेम्प्ट,
वो तो ब्रॉड कवर हो गया ना कि हेल्थ केयर सर्विस बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट। अब क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट हेल्थ केयर सर्विस देगा, उसके अंदर वो एम्बुलेंस की भी सर्विस अगर दे रहा होगा तो वो तो क्या हो गया, प्रिंसिपल सप्लाई और एंसिलरी सप्लाई, तो वो तो वैसे एग्जेम्प्ट हो गया। कह रहा उसके अलावा भी कोई ऐसी एस्टेब्लिशमेंट है जिसका काम है ट्रांसपोर्टेशन का, हो सकता है। एक तो हॉस्पिटल अपनी एम्बुलेंस चला रही है, एक ऐसा भी तो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है जो किसी का काम है कि भैया लाइफ सेविंग करता है, वो लोगों को अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको यहां से वहां पहुंचाता है, इसके लिए उसने डेजिग्नेटेड काम खोला हुआ है, मतलब एम्बुलेंस की सर्विस दे रहा है अदर देन हॉस्पिटल। तो अगर ऐसा भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए भी जो सर्विस दे रहा होगा वो क्या माना जाएगा, एग्जेम्प्ट। तो सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ पेशेंट, इसको एम्बुलेंस तो नहीं कहेंगे, इसको ट्रांसपोर्टेशन वाला काम कहेंगे कि भैया पेशेंट का ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह उसको लेके जाया जा रहा है इन एन एम्बुलेंस अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन ए अबव। जो ए के अंदर बातें लिखी है वो तो है ही है, उसके अलावा भी अगर कोई है जो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहा है तो वो भी क्या माना जाएगा आपका, एग्जेम्प्ट। ठीक, अगला 73 एंट्री क्या कह रहा है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय द कॉर्ड ब्लड बैंक्स बाय वे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स और एनी अदर सर्विस इन रिलेशन टू सच प्रिजर्वेशन। बेसिकली होता है ना, अलग अलग ग्रुप्स वगैरह की प्रिजर्व करके रखते हैं, संभाल के रखते हैं, कभी किसी को जरूरत पड़े तो उसको प्रोवाइड करते हैं। तो इस टाइप का मोटा मोटा शॉर्ट में समझ सकते हो, जो ब्लड बैंक चल रहे होते हैं उसकी जो सर्विसेज चला रहे होते हैं लोग, और इससे जुड़ी हुई और भी अगर कुछ सर्विसेज होगी तो वो सारी भी क्या है, सिंपल सा 3 एंट्री छोटी छोटी, कोई खास डीप बातें नहीं है, लेकिन चर्चा जब एनालिसिस के अंदर आएगी तो थोड़ी गहरी हो जाएगी। देखो एंट्री नंबर 74 से शुरू किया हमने, मतलब 46 को छोड़ दिया। इंसान की प्रवृत्ति है, क्या कर सकते हैं, कोई नहीं, इंसानों पर फोकस करते हैं पहले। 74 क्या कह रहा है, हेल्थ केयर सर्विसेज बाय अ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट था, ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर था और पैरामेडिक्स थे, वो एग्जेम्प्ट होते हैं फ्रॉम जीएसटी। द टर्म हेल्थ केयर सर्विसेज इज डिफाइंड एज बिलो। अब सबसे पहले इसकी टर्म में घुसना पड़ेगा, तो पहला जो इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है वो क्या आ रहा है, हेल्थ केयर सर्विसेज। तो हेल्थ केयर सर्विसेज का मतलब क्या है, मींस एनी सर्विस बाय वे ऑफ डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट और केयर। आप जांच पड़ताल कर रहे हो, उसको ठीक कर रहे हो, या उस बंदे को संभाल रहे हो, किसको, फॉर डायग्नोसिस किसके लिए किया जा रहा है, इसके लिए, ट्रीटमेंट इसके लिए, केयर इसके लिए। 3 कीवर्ड हो गए, किसके ऊपर लगाया जा रहा है, इलनेस हो सकती है, इंजरी हो सकती है, डिफॉर्मिटी हो सकती है, एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, प्रेगनेंसी हो सकती है, इन एनी रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आया, इसकी एनालिसिस होगी अगले लाइन में कि भैया रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या होता है, तो उसके अंदर कुछ रिकॉग्नाइज्ड लिस्ट बता रखी है, वो आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एनी रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया एंड ये अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, 74 का ए ही पढ़ रहे हैं, और इस ए के अंदर भी इंक्लूड है क्या, सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट टू एंड फ्रॉम अ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बट। अब बट को आगे देखो, मतलब क्या हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा है वो इंक्लूड तो हो गया ए के अंदर, तो बी के अंदर जो है वो अलग है। ठीक है सर, बट क्या इंक्लूड नहीं होता, डज नॉट इंक्लूड हेयर ट्रांसप्लांट और कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी। मतलब कि ये क्या चीज है, ये चीज जो नेसेसिटी का पार्ट है कि नहीं है, नहीं। हेयर ट्रांसप्लांट किसी को करानी है, किसी को अपना शक्ल चेंज कराना है, सर्जरी वगैरह करवानी है, तो क्या नेसेसिटी का पार्ट है, नहीं है। लेकिन इसके अंदर भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि किसी को आपको रिकंस्ट्रक्ट करना है या फिर जो उसकी एक्चुअल बॉडी थी उसको मैं रिस्टोर करने के लिए आपको कोई सर्जरी करनी पड़ रही है, कोई प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ रही है। जैसे कि सपोज करो कि कोई बच्चा है, उसका जो सपोज मुंह है वो पूरा नहीं खुल रहा, बचपन से नहीं खुल रहा, तो अब उसको दिक्कत हो रही है अपनी रूटीन लाइफ के अंदर, तो उसकी कोई सर्जरी की ताकि वो प्रॉपरली तरीके से खाना खा सके, उसका प्रॉपर मुंह खुल सके, तो है ये सर्जरी। लेकिन क्या ये इस सेंस में आ रही है कि ये नेसेसिटी का पार्ट ना बने, नहीं, ये इस सेंस में आ रही है ताकि वो एक नॉर्मल जैसी लाइफ होती है वो जीने के लिए उसको सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, तो इस टाइप की सर्जरी आपकी कवर होगी। लेकिन अगर कोई शौक मौज वाली सर्जरी है तो वो कवर नहीं होगी, कहने का मतलब ये है इसमें। और हेयर ट्रांसप्लांट तो कवर होना ही नहीं है, तो हेयर ट्रांसप्लांट हट गया, कॉस्मेटिक हट गए, कॉस्मेटिक टाइप की कोई आप एक्टिविटी करवा रहे हैं अपने बॉडी के ऊपर वो नहीं आएगा, और प्लास्टिक सर्जरी नहीं आएंगे। लेकिन शर्त है, शर्त क्या है, एक्सेप्ट when undertaken to restore or to reconstruct anatomy or functions of a body affected due to congenital defects, मतलब पैदाइशी कोई डिफेक्ट है, उसके वजह से कोई उसमें प्रॉब्लम है जिसको आप सर्जरी के थ्रू ठीक करना चाह रहे हो। डेवलपमेंट एबनॉर्मलिटीज, मतलब जो बच्चा बड़े होते होते डेवलपमेंट होती है, वो डेवलपमेंट नहीं हो पाई उस बच्चे के अंदर किसी भी कमी की वजह से, तो इस वजह से आपको कोई उसमें काम करना पड़ रहा है। इंजरी और ट्रॉमा, तो इन रीजन की वजह से अगर उसकी एक्चुअल फंक्शन उसको करवाने के लिए रिस्टोर की एक्टिविटी की जा रही है। रिस्टोर का मतलब समझ में आ रहा है कि
कोई नॉर्मली जीव करते हैं वो काम, वो कोई नहीं कर पा रहा, इसलिए उस पर कोई सर्जरी करनी पड़ रही है, उसका कोई इलाज करना पड़ रहा है, कोई ऑपरेशन करना पड़ रहा है ताकि वो भी और जैसा कर पाए, तो इस टाइप की सर्जरी इंक्लूड होगी। तो मतलब इन सेंस कि क्या इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो उसका ब्रॉड सेंस वही होता है, वो सर्जरी या वो इस टाइप की एक्टिविटीज जो कि आपकी नेसेसिटी का पार्ट नहीं होती, लोग करवाते हैं। तो किसी की नाक टेढ़ी है, उसको नाक सीधी करवानी तो प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ेगी, बट वो क्या नेसेसिटी का पार्ट है? नहीं, सांस तो ले पा रहा है ना भाई, तो ले लेना, टेढ़ी तो क्या दिक्कत है। पर जनरली ऐसा होता है, तो वो फिर अलग चीज होगी जो आपके, जैसे बॉलीवुड में जाना है, आप किसी को जाना है या किसी को गले की कोई एक्टिविटी करवानी, गले के अंदर कोई सर्जरी करवानी ताकि वो अच्छा गा सके, तो क्या वो नेसेसिटी का पार्ट है? एक होता है गूंगा है, उसकी सर्जरी हो रही है, तो वो नेसेसिटी का पार्ट है, लेकिन बोल पा रहा है, लेकिन उसको आवाज और अच्छी करनी है, उसके लिए वो एक्टिविटी कर रहा है, तो वो नेसेसिटी का पार्ट नहीं है, तो वो एग्जाम्प्ट नहीं होगा। क्लियर है ये चीज? चलिए, तो ये हेल्थ केयर सर्विस की डेफिनेशन के अंदर आपका आ गया। तो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रॉपर्ली डिफाइंड है कि आप ये 3 एक्टिविटी कर रहे हो, डायग्नोस कर रहे हो, ट्रीटमेंट कर रहे हो या फिर केयर कर रहे हो, इन सारी चीजों के साथ इंक्लूड हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन, बट एक्सक्लूड हो जाता है हेयर ट्रांसप्लांट, प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक। ठीक है सर। अब इसके अंदर एक वर्ड आया था आपका एनी रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन, तो उसके अंदर देखो कौन कौन से आपके रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन है इंडिया के अंदर, तो ये कुछ नाम दिए गए, ये रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, मतलब इनके तहत ही आपका इलाज होगा, तो ही वो एग्जेप्ट कैटेगरी में आएगा, तभी वो हेल्थ केयर सर्विसेज का पार्ट बनेगा। इनके तहत इलाज होना चाहिए, मतलब एलोपैथी के अंदर योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी, या कोई और सिस्टम ऑफ मेडिसिन जिसको कि अप्रूव कर रखा हो किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो ये सारे आपके वो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो कि रिकॉग्नाइज्ड है इंडिया के अंदर। इसके तहत अगर आपका इलाज चल रहा है, इसके तहत आपकी डायग्नोसिस चल रही है, ट्रीटमेंट चल रही है, केयर चल रही है, तो वो आपकी हेल्थ केयर सर्विसेज का पार्ट बनेगा। इसके अलावा कोई और जमाने का आप इलाज करवा रहे हो तो वो आपका हेल्थ केयर सर्विसेज का पार्ट नहीं बनेगा। क्लियर है? इसके ऊपर एग्जांपल मिलेगा, इसलिए इसको याद रखना है। ज्यादा नाम नहीं है, फेमस नाम है, आपको ऐसे भी ये याद आ जाएगा कि इसके अलावा कुछ अटपटा सुनोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा ये तो था ही नहीं, सुनोगे आज ये भी सुनोगे थोड़ी देर में, तो वो आपको ऐसे ध्यान आ जाएगा। लेकिन मोटा मोटा इसको 2-4 बार पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे कि ऐसे ऐसे नाम है जो कि आपके रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन पे काउंट होते हैं। नाउ अब आपके पास यहाँ पे 3 टर्म आए थे जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट था, मेडिकल प्रैक्टिशनर था, और तीसरे कौन थे आपके? पैरामेडिक्स। तो इन तीनों को और डिफाइन किया गया है, और तो हम समझ चुके हैं इसका मतलब क्या है। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या है सर? मींस अ हॉस्पिटल, नर्सिंग होम हो सकता है, क्लिनिक हो सकता है, सैनिटोरियम हो सकता है, और एनी अदर इंस्टीट्यूशन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, किसी और नाम का भी कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है। मुद्दा क्या है कि वहां काम क्या हो रहा है? डायग्नोसिस हो रहा है, इलाज हो रहा है, केयर हो रही है। ये 3 वर्ड है ना, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और केयर होना चाहिए, तो वो चीज होनी चाहिए। तो किसी भी नाम का हो, व्हाटएवर नेम कॉल्ड, फर्क नहीं पड़ता, दैट ऑफर सर्विसेज और फैसिलिटीज रिक्वायरिंग डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और केयर। किन चीजों का? तो वही सारी चीज जो आपने ऊपर पढ़ी, फॉर इलनेस, इंजरी, डिफॉर्मिटी, एब्नॉर्मलिटी और प्रेगनेंसी इन एनी रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन। रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन फिर से आ गया, वही सारी लिस्ट। In India, or place establishment as an independent entity or part of an establishment to carry out diagnostic or investigative services of disease। मतलब क्या हुआ कि कई बार ऐसा भी होता है कि वो एक अलग से एस्टेब्लिशमेंट भी होता है, जैसे सपोज करो हॉस्पिटल अलग है और उन्होंने अपना पैथ लैब अलग बना रखा है, जहां पर टेस्टिंग होती है, आपकी रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट होता है। एक्सरे कराना है तो जी वहां से कराओ, ब्लड टेस्ट कराना है वहां से, मतलब पैथ लैब उनका बेसिकली अलग है। तो अलग एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन तब भी वो क्या होगा? आपके हेल्थ केयर सर्विसेज क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट का ही पार्ट माना जाएगा। 10 Diagnostic or investigative services of diseases provided by pathological labs are not liable to GST। जो पैथ लैब्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं? वो ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, केयर नहीं कर रहे, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? डायग्नोसिस कर रहे हैं। तो इसलिए वो भी क्या होगा? आपका हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर ही कवर हो जाएगा, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट का ही पार्ट माना जाएगा। अगला कौन सा आया? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑथराइज का मतलब क्या है कि भैया डॉक्टर है, पढ़ा लिखा है, डिग्री होनी चाहिए और प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हाँ भैया ये खुद की प्रैक्टिस कर सकता है, खुद अपने उस पे जिम्मेवारी पे इलाज कर सकता है, उस रिस्पेक्ट में जिस रिस्पेक्ट में इस बंदे ने पढ़ाई करी है। यही मतलब है मोटा मोटा। मींस अ मेडिकल प्रैक्टिशनर रजिस्टर्ड विद एनी ऑफ द काउंसिल ऑफ रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन एस्टैब्लिश्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ इन इंडिया and includes a medical professional having requisite qualification to practice। उसके पास क्वालिफिकेशन है प्रैक्टिस करने का in any recognized system of medicine in India। वही recognized system of medicine जो आपने ऊपर पढ़ी है, ठीक है, as per any law for the time being in force। तो मुद्दा क्या है? किसी ना किसी लॉ के तहत बंदा पढ़ा लिखा होना चाहिए और प्रैक्टिस करने की उसके पास पावर होनी चाहिए, तो वो इस पे काउंट हो जाएगा। फर्दर तीसरा कौन सा है आपका? पैरामेडिक्स आर ट्रेन्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। कौन होता है जनरली? ये ट्रेन्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, फॉर एग्जांपल नर्सिंग स्टाफ,
फिजियोथेरेपिस्ट, टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, ईटीसी, इस टाइप के जो लोग हैं वो पैरामेडिक्स है। सर्विसेज बाय देम इन अ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट would be in capacity of employee and not provided in independent capacity and will thus be considered as service by such clinical establishment। ध्यान दो क्या बोल गया, कह रहा है सर्विसेज बाय देम इन अ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट वुड बी इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय, और एम्प्लॉयर तो आपको पहले ही पता है क्या होता है, एग्जिट, मतलब उस पर तो टैक्स लगता ही नहीं, तो स्कोप से ही बाहर है। आगे, and not provided in independent capacity and will thus be considered as service by way of clinical establishment। Similarly, services in independent capacity are also accepted। अब इसका क्या मतलब है, मतलब क्या हुआ कि एक हॉस्पिटल है, मतलब क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है, उसके अंदर कोई फिजियोथेरेपिस्ट है, वो फिजियोथेरेपी की सर्विस दे रही है, तो ये बेसिकली सर्विस कौन दे रहा है, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट दे रहा है। और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट का वो एम्प्लॉय है जो फिजियोथेरेपिस्ट है, और फिजियोथेरेपी की वो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, और वो जो सर्विस दी जा रही है वो बेसिकली वो जो पर्सन है जो एम्प्लॉयड है, जो फिजियोथेरेपिस्ट है, वो सर्विस किसको दे रहा है, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट को दे रहा है। और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट किसको दे रहा है, उस मरीज को दे रहा है। ये तो चल रहा है। और उनका जो रिलेशन है आपस में वो कैसा है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का, वो वैसे जीएसटी से बाहर हो गया तो सवाल ही नहीं होता उस पे। अब अगर बात आती है कि सपोज कोई इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम करता है, मतलब कि मेरे को फिजियोथेरेपी की नॉलेज है और मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में लोगों के घर पे जाके फिजियोथेरेपी करवाता हूं, या अपने एस्टेब्लिशमेंट बुला के करवाता हूं, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट नहीं है मेरा कोई हॉस्पिटल नहीं है, बस सिर्फ फिजियोथेरेपी की सर्विस देता हूं, ठीक, तो उस चीज में या लैब टेक्नीशियन हो गए, तो उस सेंस में क्या कहा जा रहा है कि आप अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी ये सर्विस प्रोवाइड करोगे तो भी क्या है वो एक्सेप्ट, ठीक है। आप चाहे क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू ये सर्विस दो तब तो एक्सेप्ट हो ही गया, और अगर आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में दोगे तो भी क्या है ये सर्विस एक्सेप्ट। आगे बढ़िए, रेंट ऑफ रूम्स प्रोवाइडेड टू इन पेशेंट्स। अब ये कुछ एडिशनल चीजें आएंगी, आपको वही कॉन्सेप्ट लगाना है, प्रिंसिपल सप्लाई और एंसिलरी सप्लाई। प्रिंसिपल सप्लाई और एंसिलरी सप्लाई। प्रिंसिपल सप्लाई बेसिकली क्या, आप इलाज कराने जाते हो तो आपको रूम मिलता है, रूम का अलग से आपसे रेंट लिया जाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाते हो, आप इलाज करवाते हो, इलाज के पैसे लिए जाएंगे, साथ ही में पर डे आपका रूम के चार्जेस लग रहे होते हैं 2000, 5000, 10,000 जैसा भी हॉस्पिटल होगा, ठीक है। तो वो रूम का आपसे एक तरीके से क्या लिया जा रहा है, रूम रेंट लिया जा रहा है, पर क्या उनका काम रेंट का है, वो भाड़े पे लगाते हैं अपने कमरे, नहीं, मेन काम क्या हो रहा है, वहां पे इलाज हो रहा है। तो इसलिए अगर रूम भी आपको रेंट पे दिया जा रहा है, उसके पैसे भी हॉस्पिटल को मिल रहे हैं, तो वो भी क्या माना जाएगा, एक्सेप्ट, ठीक है, क्योंकि कोर एक्टिविटी किसकी हो रही है यहाँ पे, ट्रीटमेंट की। तो वही चीज कहा गया, रेंट ऑफ रूम्स प्रोवाइडेड टू इन पेशेंट्स। तो रेंट ऑफ रूम्स प्रोवाइडेड टू इन पेशेंट्स इज हॉस्पिटल इज एक्सेप्ट, सिंपल, कुछ खास इसमें क्लैरिफिकेशन नहीं है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सीनियर डॉक्टर्स, कंसल्टेंट्स, टेक्नीशियंस। अब ये क्या होता है, जनरली आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स वगैरह क्या करते हैं, कभी कभी सीनियर डॉक्टर्स को बुला के लेके आते हैं किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, वो एम्प्लॉय नहीं होते। सीनियर डॉक्टर्स जो होते हैं वो आपके एम्प्लॉय, हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज नहीं होते, लेकिन किसी पर्टिकुलर केस के लिए उन्होंने किसी को हायर किया, उसे कहते हैं कि आपको ये फीस देंगे, आप देखो इस सिचुएशन को और अपना सजेशन दो इसके अंदर, जो भी आपको एक्टिविटी करनी है परफॉर्म करो। तो इस टाइप की जो डॉक्टर को फीस वगैरह पे की जाती है, सर्विसेज उनसे ली जाती है, वो क्या होगी, वो सर्विसेज भी आपकी एक्सेप्ट है, क्योंकि ये भी अगेन नेसेसिटी है ना, ऐसी नेसेसिटी तभी तो आपको उसकी जरूरत पड़ रही है। तो हॉस्पिटल्स हायर सीनियर डॉक्टर्स, कंसल्टेंट्स, टेक्नीशियंस इंडिपेंडेंटली। एक सेकंड जरा, मैं सेकंड, चलो जी। तो क्या कह रहे हैं कि सर्विस जो दी जा रही है वो किसके द्वारा दी जा रही है, सीनियर डॉक्टर्स के द्वारा दी जा रही है, कंसल्टेंट्स के द्वारा दी जा रही है, टेक्नीशियंस के द्वारा दी जा रही है। तो हॉस्पिटल हायर सीनियर डॉक्टर्स, कंसल्टेंट्स, टेक्नीशियंस इंडिपेंडेंटली। सच पर्सन्स डू नॉट हैव एनी कॉन्ट्रैक्ट विद द पेशेंट, पेशेंट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट उनका नहीं है। हॉस्पिटल्स पे देम कंसल्टेंसी चार्जेस एंड देयर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप बिटवीन देम। मतलब कि जो वो कंसल्टेंट है उनके साथ वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है, वो कोई आउटसाइडर बंदे हैं, जरूरत पड़ने पर उनको बुलाया, उनसे कंसल्टेंसी ली और उनको उसकी पेमेंट दे दी गई। तो इट इज क्लैरिफाइड बाय सीबीआईसी दैट सर्विस प्रोवाइडेड बाय सच सीनियर डॉक्टर्स, कंसल्टेंट्स, टेक्नीशियंस वेदर एम्प्लॉय और नॉट आर हेल्थ केयर सर्विसेज व्हिच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ये हमारे हेल्थ केयर सर्विसेज का पार्ट माना जाएगा और ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर एक पॉइंट आता है, देखो जरा क्या वही वाला पॉइंट कि अमाउंट चार्ज बाय हॉस्पिटल फ्रॉम द पेशेंट। अब जनरली क्या होता है, जब हम डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर से काम करवाते हैं, तो क्या करते हैं कि हम पेशेंट से ज्यादा फीस चार्ज करते हैं और डॉक्टर को कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम देते हैं, बीच में अपना मार्जिन रख लेते हैं, जो कि बीच में हमने इन्वॉल्वमेंट करी, सारा प्रोसेस करवाया, उसके अपने कुछ ना कुछ चार्जेस ले लेते हैं। तो अब इसमें सवाल ये आता है कि किस अमाउंट को एग्जेप्ट किया जाएगा। तो अमाउंट पूरा एग्जेप्ट होता है जितना भी पेशेंट से लिया जा रहा है, मतलब जीएसटी किसी भी पोर्शन पे नहीं लगाया जाएगा। ऑल दो हॉस्पिटल चार्ज कर रहा है वो करेगा। अगर वो 10,000 पेशेंट से ले रहा है तो 10,000 डॉक्टर को दे दिया तो हॉस्पिटल तो बेचारा रोड पे आ जाएगा,
तो हॉस्पिटल वाला ऑब्वियसली बात उसमें से अपना मार्जिन वो कट करेगा, डॉक्टर को कुछ ना कुछ कम पे करेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। जितना पेशेंट ने पे किया वो सारा का सारा क्या है, एक्सेप्ट। ठीक, तो इन अबव केसेस सपोज हॉस्पिटल चार्ज द पेशेंट से 10,000 एंड पे टू द कंसल्टेंट्स टेक्नीशियंस ओनली 7,500, मतलब 10,000 रुपए पेशेंट से लिया, 7,500 रुपए दे दिए, एंड कीप द बैलेंस फॉर प्रोवाइडिंग एंसिलरी सर्विस व्हिच इंक्लूड नर्सिंग केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, पैरामेडिक केयर, इमरजेंसी सर्विसेज, चेकिंग ऑफ टेम्परेचर, वेट, ब्लड प्रेशर, ईटीसी। मतलब और जो उसने एंसिलरी काम किया, डॉक्टर तो आया, अपना कंसल्टेशन दिया, चलता बना, लेकिन बाकी जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तो हॉस्पिटल के ऊपर ही थी, तो उसके उसने अपने चार्जेस काट के रख लिए। गोइंग थ्रू द डेफिनेशन ऑफ द हेल्थ केयर सर्विसेज गिवन अबव, इट कैन बी इन्फर्ड दैट हॉस्पिटल आल्सो प्रोवाइड हेल्थ केयर services. The entire amount charged by them from the patients including the retention money, जो उसने रोक लिया 2,500 रुपए, उसको जोड़ते हुए मतलब पूरे के पूरे 10,000 रुपए। And the fee payment made to the doctors etc is toward the healthcare services provided by the hospital to the patients and is exempt, मतलब पूरा पैसा exempt है, किसी से किसी को भी जा रहा है, किसी को भी GST नहीं लगेगा। Now food supply to the patients, अब लो जी खाना भी दे रही है मरीज को, तो इसमें कौन सी बातें आएंगी, आउटसोर्स वाला पॉइंट। अगर आउटसोर्स होगा तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट विल इंक्लूड फूड सप्लाई टू द पेशेंट्स, बट सच फूड मे बी प्रिपेयर्ड बाय द कैंटीन्स रन बाय द हॉस्पिटल और मे बी आउटसोर्स बाय द हॉस्पिटल फ्रॉम आउटडोर क्रिएटर्स। तो दोनों बातें हो सकती हैं कि फूड पेशेंट को दे रहा है, दो तरीके, या तो एक कैंटीन से फूड आ रहा है और कैंटीन हमारा खुद का है हॉस्पिटल का, या फिर वो कैंटीन हमने क्या कर रखा है, आउटसोर्स कर रखा है। दोनों बातें हो सकती है। When outsourced, there is no ambiguity that the supplier shall charge tax as applicable and hospital will get no FTC. अब इसका मतलब क्या है, देखो आपने पीछे पढ़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पढ़ा था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में देखा आपने कि भैया अगर इसको सर्विस मिलेगी और ये सर्विस देगा तो ये आउटपुट है, और जो इसको मिल रही है क्या है, इनपुट है। आउटपुट कहा गया सारे के सारे एग्जेम्प्ट है, इनपुट कहा गया कि कुछ सेलेक्ट करेंगे वो वाले एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, बाकी एग्जेम्प्ट नहीं होंगे। उसके अंदर हमने एक कैंटीन देखा था या केटरिंग कह लो, वो देखा था हमने, और उस केटरिंग का तो हमने देखा कि भैया जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अगर इनपुट सर्विस मिल रही है केटरिंग की तो वो क्या होती है, एग्जेम्प्ट। लेकिन सिर्फ किसके लिए, सभी के लिए, अगर वो खुद की है तो। लेकिन अगर बाहर से ले रहे हैं तो उसके इसमें सिर्फ दो के लिए एग्जेम्प्ट होगी, कौन से वाली के लिए, प्री स्कूल वालों के लिए और हायर सेकेंडरी स्कूल वालों तक के लिए एग्जेम्प्ट होता है, बाकी के लिए आउटसोर्स के केस में टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है, अब ये जो एक एडिशनल बेनिफिट है, मैंने आपको बताया था जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पढ़ रहे थे कि भैया ऐसा एक लौता इसी के साथ है, वरना जनरली हम यहां किसकी बात कर रहे हैं, आउटपुट सर्विस की। हमने पहली सर्विस देखी, क्या देखा, आउटपुट, दूसरी देखी, क्या देखा, आउटपुट, तीसरी एजुकेशनल के अंदर बस आया कि भैया आउटपुट के साथ साथ तुम्हें हम इनपुट का भी बेनिफिट देंगे, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, देश को पढ़ा रहे हो। ठीक है, डॉक्टर के केस में ऐसा सीन नहीं है, डॉक्टर के केस में किसी भी इनपुट सर्विस का सवाल ही नहीं है, मतलब कहीं नहीं लिखा, आपने एंट्री पढ़ी वहां कहीं नहीं लिखा था। जब आपने एजुकेशनल की एंट्री पढ़ी थी तो वहां एंट्री में ही लिखा था, 2 पॉइंट के बाद तीसरा पॉइंट जो आया था उसके अंदर लिखा गया था क्लॉज बी के अंदर कि भैया इनपुट वाली सर्विसेज भी कुछ स्पेसिफाइड 5 सब आइटम्स हैं, वो क्या होंगी, एग्जेम्प्ट होंगी अगर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मिल रही है तो कुछ शर्तों के साथ। ठीक, लेकिन हॉस्पिटल या हेल्थ केयर सर्विसेज के केस में अगर आप कोई भी इनपुट सर्विस लेते हो तो सारा का सारा क्या है, टैक्सेबल। कोई भी लेते हो तो सारा सारा क्या है, टैक्सेबल। अब यहां बात हो रही है किसकी, कैंटीन की, तो कैंटीन की आपकी खुद की है तब तो आप खुद से सर्विस दे रहे हो, आगे दे रहे हो, तो आउटपुट की बात हो रही है, यहाँ पे इनपुट की बात नहीं हो रही, आउटपुट की बात हो रही है, तब तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा क्योंकि हेल्थ केयर सर्विसेज का पार्ट बन गया। लेकिन अगर आपने आउटसोर्स कर रखा है तो आप किसी और से सर्विस ले रहे हो। अब अगर आउटसोर्स के अंदर आप एजुकेशन को याद करोगे तो आप बोलोगे आउटसोर्स भी वहां एग्जेम्प्ट था, प्री स्कूल या हायर सेकेंडरी के लिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इनपुट सर्विस आप कोई सी भी लो, कोई भी एग्जेम्प्ट नहीं है हेल्थ केयर के केस में। एजुकेशनल के अंदर था तो मिक्स नहीं करना है, उसके अंदर ही ऐसा है जहां पे इनपुट को छूट दी गई है, बाकी इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी इनपुट सर्विस जो होगी वो सारी की सारी क्या होगी, टैक्सेबल, चाहे वो कैंटीन की हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की हो, चाहे जायवर्सी की हो। क्लियर? तो कह रहे क्या कि आउटसोर्स अगर किया तो देयर इज नो एम्बिगिटी दैट सप्लायर शैल चार्ज टैक्स एज एप्लीकेबल एंड हॉस्पिटल विल गेट नो आईटीसी। अच्छा, हॉस्पिटल को आईटीसी मिलेगा क्या? अब सामने वाले ने टैक्स चार्ज किया, हमसे टैक्स ले लिया, क्या हॉस्पिटल को आईटीसी मिलेगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, नहीं मिलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जो वो आगे सर्विस दे रहा है वो सारी की सारी क्या है, एग्जेम्प्ट। आईटीसी का करेगा क्या? किसी काम की नहीं है, तो इसलिए उसको आईटीसी मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उस सर्विस से वो आगे जो सर्विस दे रहा है वो क्या है, एग्जेम्प्ट सर्विस। तो अगर हम आगे एग्जेम्प्ट सर्विस दे रहे होते तो पीछे हमने कोई भी सर्विस ली होगी वो सारी की सारी क्या हो जाती है, आईटीसी उसकी
कैंसिल, मतलब नहीं मिलती है। ठीक है, चलिए, तो ये क्लियर हुआ। फूड सप्लाइड टू दी इन पेशेंट्स एज एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर न्यूट्रिशनिस्ट इज अ पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई ऑफ हेल्थ केयर एंड डू नॉट सेपरेबल सेपरेटली टैक्सेबल। मतलब क्या हुआ कि भैया जो पेशेंट्स वगैरह को फूड दी जाती है, जैसा उसको डॉक्टर ने बताया कि भैया ये खाना है, वो खाना वगैरह वगैरह, उस टाइप की फूड जो प्रोवाइड कर रहा है हॉस्पिटल, क्या उसके पैसे अलग से चार्ज करता है कि आज तुम्हें एक सेब दिया, लाओ इसके 15 रुपए? ऐसा तो नहीं है। वो एक इनसेपरेबल पार्ट है, पूरी हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर ही उसकी बिलिंग होती है, अलग से उसके पैसे चार्ज नहीं किए जाते, तो इसलिए वो सेपरेबल नहीं है, नॉट सेपरेटली टैक्सेबल। अब सेपरेबल नहीं है तो उसको क्या मानेंगे? कंपोजिट सप्लाई। क्या नेचुरली बंडल्ड है या जबरदस्ती जोड़ रहे हैं? नेचुरली बंडल्ड है भैया, हॉस्पिटल में इलाज कराएगा, खाना खाने बाहर थोड़ा जाएगा, तो वो क्या है? नेचुरली बंडल्ड। नेचुरली बंडल्ड हुआ तो मिक्स्ड बनेगा या कंपोजिट बनेगा? कंपोजिट बनेगा। कंपोजिट में आप क्या देखते हो? प्रिंसिपल सप्लाई और एंसिलरी। प्रिंसिपल क्या है? इलाज कराना। इलाज क्या है? एग्जेम्प्ट। इलाज क्या है? एग्जेम्प्ट। जब इलाज एग्जेम्प्ट हो गया तो उसके साथ साथ खाना दे दो, रहने को दे दो, सारी चीजें क्या हो जाएंगी? अदर सप्लाईज। अब कुछ देखो बातें क्या आई कि अदर सप्लाईज ऑफ फूड बाय हॉस्पिटल टू पेशेंट्स नॉट एडमिटेड। अब खाना दिया जा रहा है ऐसे पेशेंट्स को जो एडमिट नहीं है, इलाज कराने आया था, कैंटीन से कुछ खा के जा रहा है, या फिर जो अटेंडेंट्स वगैरह लोग आते हैं। अब पेशेंट्स को इलाज खाना तुम दोगे तो फ्री है, अटेंडेंट्स को तुम खाना बांटोगे तो वो भी फ्री है क्या? उस पर जीएसटी नहीं लगाओगे? बिल्कुल लगाएंगे। कोई विजिटर देखने आया, हमने कहा भैया तुम भी चाय पी लो, उसको भी कुछ खाना वाना खिला दिया। तो जो विजिटर आ रहा है, अटेंडेंट्स आ रहे हैं, या वैसा पेशेंट जो कि एडमिट नहीं हो रखा, तो क्या उसके लिए नेसेसिटी है वहां का खाना? नहीं, उसको दिया जा रहा है, दैट मींस वो अलग से एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, तो क्या उस पर जीएसटी लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए। तो इसलिए वो पेशेंट जो एडमिट नहीं है, एडमिट है तो मजबूरी है, फिर तो उसको वो नेचुरली बंडल्ड हो गया, लेकिन अगर वो एडमिट नहीं है तब उसको फूड प्रोवाइड किया जा रहा है, विजिटर को दिया जा रहा है, अटेंडेंट्स को दिया जा रहा है, तो इन लोगों को अगर फूड प्रोवाइड करेगा तो उसके इसमें वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। वो हेल्थ केयर सर्विसेज का पार्ट नहीं है। हेल्थ केयर तुम इलाज करोगे उसका ना, जो बीमार है उसके रिश्तेदार को थोड़ा। सिंपल, कुछ खास नहीं। आगे बढ़ो। सर्विसेज अदर देन हेल्थ केयर सर्विसेज इन क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट प्रीमाइसेस। अभी तो सिंपल सी बात हो गई। आपने ऐसा कहां पढ़ा था? देखो एक जो लाइन लिखी है, कहां पढ़ा था? याद करके बताना। सप्लाई ऑफ सर्विसेज अदर देन हेल्थ केयर सर्विसेज सच एज रेंटिंग ऑफ शॉप्स, ऑडिटोरियम्स इन द प्रीमाइसेस ऑफ द क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, डिस्प्ले ऑफ एडवर्टीजमेंट ईटीसी विल बी सब्जेक्ट टू जीएसटी। क्या कह रहा है कि अगर आप हेल्थ केयर सर्विसेज के अलावा कोई हॉस्पिटल है, वो और कोई सर्विसेज देगा, और कोई सर्विसेज का मतलब कि हॉस्पिटल उसका एक ऑडिटोरियम खाली था, उसने रेंट पे लगा दिया उसको। हॉस्पिटल के बाहर कुछ एक आधा दुकान बना रखी थी, उसको रेंट पे लगा दिया, या हॉस्पिटल के अंदर कोई एडवर्टीजमेंट लगा दी किसी नेता की, या किसी दुकान वाले की, किसी ब्रांड की, किसी की एडवर्टीजमेंट वगैरह लगा दी, उससे पैसे कमा रहा है। तो इस टाइप की अगर वो कमाई कर रहा है तो हेल्थ केयर सर्विसेज तो नहीं है, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट ही वैसी सर्विसेज दे रहा है, उससे वो कमा रहा है, तो वो सारी जो कमाई होगी, वो सारा जो कंसिडरेशन उसको मिल रहा होगा, उन सब पे जीएसटी लगेगा। ऐसा आपने कहां पढ़ा था? चैरिटेबल ट्रस्ट में जब डोनेशन वाली बात देखी थी तो आपने क्या देखा था कि अगर कोई डोनेशन दे रहा है उसके बदले में अगर उसकी अपने कोई मूर्ति वगैरह लगवा दी, उसके नाम से कोई प्रचार कर दिया, कोई एडवर्टाइजमेंट कर दिया, तो वो डोनेशन नहीं कहलाता, उसमें कंसिडरेशन आ गया, कोई प्रो हमारा अराइज हो गया। तो वही चीज यहां पे आ रही है कि भैया आप इस टाइप की एक्टिविटी करोगे तो हेल्थ केयर सर्विसेज का पार्ट नहीं है और वो टैक्सेबल हो जाएगा। सिंपल है। नाउ क्वेश्चन आ गया और खत्म हो गया, बस इनके जवाब दे दो आप सही सही तो मान जाए आपको। कह रहा है गुड हेल्थ मेडिकल सेंटर एक क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है, ऑफर करते हैं ये सारी सर्विसेज। आपको बताना है कि एग्जेम्प्ट है या नहीं है, विद रीजन। पहला, रीकी हीलिंग ट्रीटमेंट्स। बताओ अब इसको आप थोड़ा सा अभी यहां पे बताने में थोड़ा हटके हो गए। बेसिकली क्या कह रहा है ये एक ऐसी ट्रीटमेंट कर रहा है कुछ ऐसे नाम की जो कि आपकी रिकॉग्नाइज्ड मेडिसिन की लिस्ट में आती है नहीं आती, ऐसे याद करो। ये एक ऐसी ट्रीटमेंट की जा रही है, इसको कहा जा रहा है कि ये क्या रिकॉग्नाइज्ड मेडिसिन जो थी आपने जो पीछे पढ़ी थी उसके अंदर का पार्ट है कि नहीं है? नहीं। कोई ऐसी हीलिंग ट्रीटमेंट की जा रही है जो कि किसी और देश की होगी, किसी और जमाने की होगी, किसी और प्रथा की होगी, लेकिन वो इंडिया के रिकॉग्नाइज की लिस्ट में, रिकॉग्नाइज मेडिसिन की लिस्ट में उसका नाम नहीं आता। अब ऐसी सर्विस अगर दे रहा है कोई क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट तो वो एग्जेम्प्ट होगा नहीं होगा? नहीं होगा। प्लास्टिक सर्जरीज की जा रही है, वन सच सर्जरी वाज कंडक्टेड टू रिपेयर क्लेफ्ट लिप ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी। कोई न्यूबॉर्न बेबी है उसकी कोई क्लेफ्ट लिप को रिपेयर करने की कोई सर्जरी की जा रही है, प्लास्टिक सर्जरी की जा रही है, तो ये एग्जेम्प्ट होगा कि नहीं होगा? तो आपने क्या देखा था? प्लास्टिक सर्जरी, हेयर ट्रांसप्लांट, ये सारी चीजें एग्जेम्प्ट नहीं होती, लेकिन अगर कोई ऐसा एक्टिविटी की जा रही है जिसको उसको रिस्टोर किया जा सके तो उस केस में वो हमारा एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो ये नॉट एग्जेम्प्ट था, ये आपका एग्जेम्प्ट।
एयर एम्बुलेंस सर्विसेज टू ट्रांसपोर्ट क्रिटिकली इल पेशेंट्स फ्रॉम डिस्टेंट लोकेशन टू मेडिकल सेंटर। एम्बुलेंस सर्विस दी जा रही है ताकि क्रिटिकल इल पेशेंट्स को अलग अलग लोकेशन से मेडिकल सेंटर तक पहुंचाया जा सके। तो उस केस में क्या होगा, एग्जैक्ट आपका ट्रांसपोर्ट वाली। पैलिएटिव केयर फॉर टर्मिनली इल पेशेंट्स ऑन रिक्वेस्ट सच केयर इज ऑल्सो, ये कुछ केयर है, ठीक है। अभी केयर के गहराई में नहीं आना कि कौन सी केयर है, भाई कोई बीमार है उसको ये केयर प्रोवाइड की जा रही है। अब क्या कहा जा रहा है, देखो मेन क्रक्स आगे है कि ऑन रिक्वेस्ट सच केयर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू पेशेंट्स एट देयर होम्स। कह रहे हैं ये जो केयर है ये हॉस्पिटल में नहीं दी जा रही, कहां दी जा रही है, उसके घर पे दी जा रही है। नाउ palliative care is given to improve the quality of life of patients who have a serious life threatening disease, but the goal of such care is not to cure the disease। मतलब क्या है, ये वो केयर दी जा रही है जिसको मतलब कोई ऐसी बीमारी है जिससे उसकी जान जा सकती है, उसको कुछ देखभाल रखी जा रही है, उससे उसकी बीमारी ठीक नहीं होगी लेकिन वो मेंटली थोड़ा सा ठीक रहेगा। तो इस टाइप की अगर केयर दी जा रही है किसी को तो उस केस में क्या हो, ऑल्दो उसके घर पे दी जा रही है तो एग्जेम्प्ट है कि नहीं, ये एग्जेम्प्ट होगा। अब आपने ये भाव में आके दिया है, श्रद्धा भाव में जब आप अंदर से आया कि नहीं यार एग्जेम्प्ट तो होना चाहिए, किसी की जान बचने की बात चल रही है, जान जा रही है किसी की। बेसिकली क्या है, देखो केयर वाला पॉइंट कवर हो गया और ऊपर जितने भी हमने पॉइंट पढ़े उनमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा था कि जो आपको ये डायग्नोस्टिक्स ट्रीटमेंट या केयर की फैसिलिटी दी जा रही है, सर्विस दी जा रही है, वो हॉस्पिटल में ही होनी चाहिए, वो कहीं भी हो सकती है, घर पे हॉस्पिटल में कहीं भी हो सकती है। मुद्दा क्या है, जो वो तीन पर्पस है वो अचीव होना चाहिए, उसकी इलनेस है वो रिकवरी होनी चाहिए, चाहे वो केयर से हो रही हो, चाहे वो ट्रीटमेंट से हो रही हो, चाहे वो डायग्नोसिस से, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आपका क्लियर हो रहा है। घर या हॉस्पिटल ये मैटर ही नहीं करता, ये आपके आंसर के लिए मटेरियल पॉइंट ही नहीं है कि घर में हो रहा है तो वो आंसर बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक। अगला, अल्टरनेटिव मेडिकल ट्रीटमेंट बाय वे ऑफ योगा। मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट अल्टरनेटिव दिया जा रहा है, मतलब दवाई से काम नहीं चला तो कह रहे हैं भैया योगा करो, योगा से तुम्हारा भला होगा। तो बताओ एग्जेम्प्ट है कि नहीं है, एग्जेम्पशन है। हमने देखा था रिकॉग्नाइज मेडिसिन की लिस्ट में योगा भी था, योगा भी था ना, खत्म नहीं हुआ। कह रहा है गुड हेल्थ मेडिकल सेंटर आल्सो ऑपरेट्स अ कॉर्ड ब्लड बैंक व्हिच प्रोवाइड्स सर्विसेज इन रिलेशन टू प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स। ये ब्लड बैंक चलाते हैं जो बेसिकली प्रिजर्वेशन वगैरह करती हैं, इसकी भी सर्विस देते हैं, इसको भी ऑपरेट करते हैं। तो क्या ये सर्विस एग्जेम्प्ट है कि नहीं, ये भी अलग से एग्जेम्प्ट है, इसकी भी अलग एंट्री थी। और अब लास्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट, गुड हेल्थ मेडिकल सेंटर इज वन ऑफ द व्यू दैट सिंस इट इज अ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट। इनको क्या लग रहा है कि हम क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है जी, हो ऑल द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इट, जो भी ये सर्विसेज ये देते हैं, एज वेल एज ऑल द सर्विसेज प्रोवाइडेड टू इट, या जो इनको सर्विसेज मिलती हैं वो सारी की सारी क्या है, एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी है। आपको बताना है सही कह रहा है गलत कह रहा है। ये क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है, कह रहे हैं जी हम जो सर्विस देते हैं वो भी सब एग्जेम्प्ट है और हमें अगर कोई सर्विस देगा तो वो भी सब एग्जेम्प्ट है। गलत है, ये जो सर्विस देंगे वो तो एक्सेप्ट होगा, लेकिन इनको अगर कोई सर्विसेज मिलेगी तो वो सारी की सारी टैक्सेबल होगी, बशर्ते वो टैक्सेबल होनी चाहिए। अगर कोई एग्जाम सर्विस ले रहा होगा तो अलग बात है, बट ऐसा कोई रूल नहीं कि आप क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट हो इसलिए आपको दुनिया से अलग ट्रीट किया जाएगा, नहीं। आपको अगर कोई सर्विस ले रहे हो तो वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल होगी, अगर वो एक्चुअल में टैक्सेबल है तो। और साथ ही में इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि आपकी जो आउटपुट सर्विस है वो क्या है, एग्जैक्ट, ठीक है। ये सवाल थे, जवाब आप खैर पढ़ ही लोगे इसके अंदर, क्रक्स हमने स्टडी कर लिया, बाकी हाईलाइट किया हुआ, इसको एक बार रीड कर लेना। और बस दिस इज दी फोर्थ सर्विस। बड़े बड़े सर्विसेज के अंदर आपने 4 बड़े सर्विस खत्म कर लिए हैं। फिफ्थ आएगा जो कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट है, अगले पार्ट में कवर करेंगे। इसमें इतना ही, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ।